हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तरंग गति के बारे में। इससे पहले हम आपको बताते हैं एक मोटिवेशनल क्योट। रोजाना हम आपके लिए एक मोटिवेशनल क्योट लाते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आज का मोटिवेशनल क्योट है कि सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वह हमेशा अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं। सफल लोग यानी कि होते हैं वो, यानी कि असफलता का कभी सपना भी नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी सफलता के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए सफल होते हैं। चलो आज की क्लास, इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ध्वनि से। अगला हमारा जो ध्वनि से रिलेटेड टॉपिक है वो आने वाला है। जो ध्वनि की यानी कि हमारी क्लास होने वाली है, 7-8 क्लासें हैं वो होने वाली हैं टोटल। तो इनमें ध्वनि में सबसे पहले आते हैं हमारी क्लास तरंग गति। तरंग 22 नंबर की क्लास है ये। फिजिक्स का जो 22 नंबर का टॉपिक है वो यानी क्लास है तरंग गति। तरंग गति में पढ़ने वाले हम तरंग गति के बारे में। तरंग गति इसमें सबसे पहले देखते हैं तरंग। तरंग क्या होती है? तरंग है ना, वो क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण का क्या है? एक माध्यम है। तरंग है वो है एक ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम है। और तरंग एक साम्य अवस्था पर यानी कि अव्यवस्था है जो यानी कि गति करती है। तरंग है ना वो यानी कि एक साम्य अवस्था पर यानी कि अव्यवस्था है जो यानी कि क्या करती है? गति करती है। तरंग गति में कभी भी कण यानी कि गति नहीं करते हैं। तरंग गति है उसमें कण गति नहीं करते, बल्कि वो तरंगों के माध्यम से यानी कि संचरित होते हैं। अब जो ये कोई रस्सी है, इसमें यानी यहाँ पर कंपन हुआ तो यहाँ से यानी कि कंपन यहाँ पर आ गया, यहाँ से कंपन यहाँ पर आ गया, बल्कि कण कौन सा है? वही है, कण गति नहीं कर रहा है बल्कि रस्सी गति कर रही है। अब देखो तरंगों के प्रकार। तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है यांत्रिक तरंग, उसके बाद आती है अयांत्रिक तरंग, और फिर आती है द्रव्य तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती है? यानी कि इनमें इनको संचित होने के लिए यानी कि यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंगे इनका यानी उदाहरण हो गए ध्वनि तरंगे, जल तरंगे और भूकंपीय तरंगे। ये क्या है? यांत्रिक तरंगे हैं। और ये यानी कि न्यूटन के नियम का यानी ये करती हैं, पालन करती हैं, यानी संनियमित करते हैं। न्यूटन के नियम को संनियमित करती हैं। और ये केवल द्रव्य माध्यमों में, जैसे जल, वायु, चट्टानों आदि में पाई जाती हैं। ये जो यांत्रिक तरंगे हैं वो हमेशा यानी कि द्रव्य माध्यमों में पाई जाती है, जिनका कोई द्रव्यमान होता है उनमें ही पाई जाती हैं। अब होते हैं अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे आती हैं, इसको यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोलते हैं, अयांत्रिक तरंगों को। इनमें इनको यानी कि संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता यानी कि नहीं होती है, यानी कि निर्वात में भी इनका संचरण होता है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो यानी कि सूर्य की किरणें हो गई, ये सभी क्या है? अयांत्रिक तरंगे हैं। और देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की यानी कि निर्वात में चाल होती है वो यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इनके उदाहरण आगे गामा किरणें, पैरामैग्नेटिक किरणें, अक्स किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो, टेलीविजन किरणें, ये सभी क्या है? अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आज द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन संबंधित जितने भी तरंगे हैं वो क्या है? द्रव्य तरंगे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी में यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा से देखा जाता है द्रव्य तरंगों को। अब देखिए तरंग संचरण की दिशा एवं कण की गति के आधार पर यानी कि तरंगों के प्रकार, यानी कि तरंग संचरण की दिशा और कणों की गति के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। और जो अनुप्रस्थ तरंगे देखते हैं सबसे पहले, यानी अनुप्रस्थ तरंगे है ठोस द्रव्य की यानी कि सतह पर पाया जाता है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे है वो ठोस और द्रव्य की सतह पर ही पाई जाती हैं, जिनमें प्रत्यास्थ का क्या होता है? गुण होता है। और कण है वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है? लंबवत कंपन करते हैं। इनमें कण है वो यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे उनमें यानी कि तरंग संचरण की दिशा के यानी कि लंबवत कंपन करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों में यानी कि तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। विपरीत है, जब गैसों में यानी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती, गैसें हैं उनमें यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे नहीं पाई जाती। बताया था शुरू में ही, ठोस द्रव में यानी कि एक तरंगे पाई जाती हैं। और जो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये कोई कण है, मान लो ये कोई कण है, इसमें यानी कि एक से ऊपर नीचे लेकिन लंबवत कंपन करते हैं इनमें कण। और ये क्या तरंग संचरण हो रही है, ये यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण हो रही है। और ये अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती हैं। यानी कि तीन पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाई जाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। और बताया था आपको कि ये यानी कि इनका जो कंपन है वो यानी कि तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। जैसे इनका उदाहरण हो गया ध्वनि तरंगे हैं, वो किस प्रकार तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं। अब तो स्पेशल पॉइंट में महत्वपूर्ण तथ्य है
और जो भूकंप के तरंगे कौन से होते हैं? भूकंप के तरंगे वो यानी कि यांत्रिक तरंग होते हैं और इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगे वो यानी कि एस तरंगे अनुप्रस्थ और पी प्रकार की तरंगे होते हैं। कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यानी भूकंप में दो प्रकार की तरंगे पाई जाती है, एस तरंगे और पी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। तो एस तरंगे होती हैं वो तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, और जो यानी कि पी प्रकार की जो तरंग होती है वो किसी अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। अरे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या कौन सी प्रकार की होती हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यानी कि द्रव्य तरंगे पाई जाती हैं। तो एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी एक माध्यम में उसमें यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों की यानी कि क्या होती हैं? चाल है वो अलग अलग होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यानी कि आराम ध्यान से देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो ध्रुवण के आधार पर अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों का निर्धारण यानी किया जा सकता है। केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण होता है। यानी ध्रुवण के आधार पर अगर हम यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को अलग अलग कर सकते हैं। केवल अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनका यानी क्या होता है? ध्रुवण होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का कोई ध्रुवण नहीं होता है। यानी कि ध्रुवण के कारण कोई यानी कि किसी प्रकार का कोई यानी कि इसमें विक्षेपण नहीं होता है। देखो, समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों का यानी कि संयोजन होते हैं। जो समुद्र में यानी कि जो लहरों के द्वारा जो तरंगे होते हैं वो यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों का क्या होता है? संयोजन होता है। और तनी हुई डोरी में हमेशा क्या होते हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होते हैं? कहाँ पर पाई जाती है? अनुदैर्ध्य तरंगे पाई जाती हैं यानी कि सितार के यानी कि एक क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन कौन से? जैसे पहला आ गया इसमें सितार के तार में उत्पन्न तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग ये कैसे है? दोनों प्रकार की होती हैं। जल की सतह पर यानी कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। और जल के अंदर होती है वो कौन सी? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। जल के अंदर उत्पन्न तरंगे क्या कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये हो गया यानी कि 3 नंबर जो सी है वो यानी कि इसका आंसर हो गया सही। यानी जल के अंदर है वो कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब देखो नोट, तरंग का वेग v बराबर क्या होता है? लेमडा अपॉन टी। तो v बराबर क्या हो गया? लेमडा 1/t बराबर क्या होता है? f। तो यानी कि आवर्ती बताया था आपको, t बराबर क्या होता है? f बराबर क्या होता है? 1/t। तो यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। तो यानी कि 1/t बराबर की जगह f लिख दिया। f क्या है? 1/t है, यानी कि कण की तरंग की क्या आवर्ती है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एफ। ये आ गया। और जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। यानी हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो वी समानुपाती किसका हो गया? लेमडा का। इस सूत्र से यानी कि वी बराबर लेमडा एफ से, तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा 1/लेमडा 2। जहाँ क्या एफ क्या है? कांस्टेंट है, आवर्ती क्या है? संरक्षित है। अब देखो, तरंग संबंधी परिभाषाएं, तरंग से संबंधित परिभाषाएं। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है माध्य स्थिति से कंपन करने वाले कण की क्या हो? दूरी। कण की माध्य स्थिति ऐसे यानी कंपन करने के वाली यानी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी ये कण यहाँ से यानी कंपन नीचे के ऊपर की ओर यहाँ तक आ रहा है, नीचे की ओर यानी कि यहाँ से यानी कि यहाँ तक इसका क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया। आयाम, किसी माध्यम के किसी कंपित कण को अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये क्या होगा? तरंग का आयाम हो गया। विस्थापन यानी नेगेटिव, तो आयाम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि विस्थापन नेगेटिव है तो यानी कि आयाम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ए आयाम को ए से डिनोट करते हैं, ए। और सदिश राशि यानी ए के पदों में, तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कोस फाइव। फाइव क्या यहाँ पर? कलांतर है। जब फाइव का मान 0 डिग्री है तो यानी कि फाइव की मान 0 डिग्री है तो यानी कि कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यानी ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा? A1 + A2। तो जब फाइव का मान 180 डिग्री है तो ए मिनिमम कितना हो जाएगा? A1 - A2 हो जाएगा। अब देखो, तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य है किसी कण एक दूसरे कंपन में, किसी कण एक पूरे कंपन में तरंग जितनी दूरी तय करती है, अर्थात समान कलाम वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यानी कोई दो कण है उनमें समान कला में है तो उनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। और अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत सुरंगों अर्थात दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं? तरंग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि ये जो कोई अनुप्रस्थ तरंग है इसमें दो समान यानी ये क्या है? सुरंग है,
और ये क्या गर्त है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये तरंगदैर्घ्य हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तरंगदैर्घ्य हो गई। अब देखो, अनुदैर्घ्य तरंग में किन्हीं दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन वाले कणों के बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंगों में। और आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, तय की गई दूरी भी क्या होती है, आवर्तकाल टी के पदों में हम देखें तो यानी कि क्या होती है, तरंग द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है ना, वो क्या होती है, उसकी क्या होती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक यानी दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसको एक्स्ट्रॉम मिनट, एक्स्ट्रॉम भी बोलते हैं या एक्स्ट्रॉम बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो तरंगदैर्घ्य की निर्भरता, तरंगदैर्घ्य किस चीज पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य की निर्भरता को देखते हैं। तरंगदैर्घ्य वो यानी कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि समान स्रोत द्वारा भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न लंबाई की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होती हैं। यानी कि समान स्रोत है और दोनों में यानी भिन्न भिन्न माध्यम है, तो यानी उनमें भिन्न भिन्न लंबाई के तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होंगे। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य। दूसरा है तरंग उत्पन्न करने वाले स्रोत पर, यानी तरंग कौन सा यानी कि स्रोत यानी कि उत्पन्न कर रहा है, यानी कि दिए गए माध्यम में विभिन्न आवर्तियों वाली तरंगें अलग अलग तरंगदैर्घ्य की उत्पन्न होती हैं। अच्छा, आवर्तकाल पर तो यानी कि तरंगदैर्घ्य है वो यानी कि डिपेंड करती है, यानी माध्यम का कोई भी कण अपना यानी कि एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है वो क्या होता है, उसका आवर्तकाल होता है। एक कंपन यानी कोई कण यानी कि एक कण 1 सेकंड में कंपन पूरा कर रहा है, तो दूसरा यानी कि 2 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो यानी कि उसका आवर्तकाल पहले वाले का 1 सेकंड हो गया, दूसरे का यानी कि 2 सेकंड हो गया। इस तरह आवर्ती, आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है 1 सेकंड में पूरे के कंपनों की संख्या क्या होती है, आवर्ती होती है। 1 सेकंड में जितने कंपन पूरे होते हैं, मतलब 1 सेकंड में कोई करना वो 4 कंपन पूरे कर रहा है, तो उसकी आवर्ती कितनी होगी, 4 हो गई। तो यानी कि आवर्ती यानी कि इसको आवर्ती को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू या किससे, ऐप से भी डिनोट कर देते हैं, स्मॉल ऐप से। तो ऐप बराबर क्या हो जाएगा, 1/T आ गया। तो यानी कि अब देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक, यानी आवर्ती का ऐसा ही मात्रक होता है, हेड जो होता है आवर्ती स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर नहीं, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आवर्ती यानी वो स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। यदि तरंग किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की आवर्ती क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कोई कण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि प्रवेश कर रहा है, तो उसकी आवर्ती है वो यानी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब देख कला, कला क्या किसको डिनोट, कला का यानी सिंबल है फाई, फाई कला का क्या होता है, कला क्या होती है, यानी कण की गति की दिशा और विस्थापन का ज्ञान कराने वाली राशि क्या है, कला है। कला को यानी कि प्राय कोण तथा आवर्तकाल में पदों में लिखा जाता है, कला है ना उसको यानी कोण थीटा या आवर्तकाल फाई के पदों में लिखा जाता है, आवर्तकाल यानी टी के पदों में लिखा जाता है। अब देखते हैं जिन कणों की कला में 0 या 2 पाई का अंतर होता है वो क्या होते हैं, समान कला में होती है। यानी दो जिन कणों यानी दो कण है उनकी यानी कि कितने डिग्री का, यानी कि 0 डिग्री का अंतर है उनकी कला में तो वो क्या होगी, सम्मान कला में होगी। या 2 पाई यानी कि दो 2 पाई डिग्री क्या है कला में अंतर है, तो यानी कि क्या हो गया, सम्मान कला में होती हैं। और पाई या 3 पाई का अंतर यानी विपरीत कला में, यानी जिनका में पाई और 3 पाई का अंतर होता है वो किसी कौन से में होते हैं, विपरीत कला में होती हैं। तो यानी कि डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी इंटू टी। ये क्या हो गया, कला निकालने का फॉर्मूला हो गया। अरे दो कलाओं का अंतर क्या होता है, कलांतर कहलाता है। ये आपको सब पता है कि कलांतर क्या होता है, यानी दो कणों की यानी कलाओं में अंतर क्या हो गया, कलांतर हो गया। तो एक पूर्ण तरंगदैर्घ्य के स्रोत में दो कणों की कला समान नहीं हो सकती, यानी कि एक तरंगदैर्घ्य है, एक पूर्ण तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में, यानी एक पूर्ण तरंगदैर्घ्य कोई क्षेत्र है उसमें यानी दो कण है, तो यानी कि उनकी कलाएं क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती, दोनों की क्या होगी, कलाएं भिन्न भिन्न होंगी। अरे वीडियो लाइक वाइक कर दो और शेयर वेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको यानी कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो दो बिंदुओं के बीच कलांतर तथा पथांतर में संबंध, कलांतर बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, पथांतर डेल एक्स हो गया। तो बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल एक्स क्या है, पथांतर है। दोनों कोणों की यानी पथों के बीच की दूरी क्या होगी, पथांतर होगी। अब देखो स्पेशल पॉइंट यानी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। यदि डेल एक्स बराबर क्या लेमडा है, तो यानी कि डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अब देखो कण क्या है, कण की कला क्या है, सम्मान कला में है। डेल एक्स बराबर लेमडा है तो मतलब कण क्या है, सम्मान कला में है। यदि डेल एक्स बराबर क्या है, लेमडा/2 है, तो यानी कि डेल फाई बराबर क्या हो गया, पाई आ गया। तो यानी कण क्या है, विपरीत कला में है। अब बताया था यानी पाई और 3 पाई में है, तो यानी कण क्या होगी, विपरीत
कला में होंगे, और यानी कि 2 पाई और 0 डिग्री है तो यानी कि कल क्या होंगे, कण क्या होंगे, समान कला में होंगे। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अब देखो डेल फाई बराबर क्या होगा, W ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू डेल्टा टी, डेल टी। तो यानी कि क्या हो गया, डेल फाई बराबर 2 पाई μ2 माइनस μ1 इंटू डेल टी आ गया। ये पता यानी कि कलांतर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब तो डेल्टा टी में किसी कण की कलांतर क्या है, डेल फाई है, तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बराबर 2 पाई/टी इंटू डेल टी। तो यानी कि 2 पाई/टी यानी T2 माइनस T1। तो डेल टी बराबर क्या है, टी है, तो यानी क्या हो जाएगा, डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब कण क्या है, समान कला में है। अर्थात एक आवर्तकाल के पश्चात कण यानी कि कंपन की वही हो तो एक जाती है, तो यानी प्रारंभिक थी, यानी कि जो कला है ना वो उसकी प्रारंभिक थी वही क्या हो जाती है, बाद में कला हो जाती है। अब देखो तरंग गति। तरंग गति, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है तरंग गति। तरंग गति क्या होती है, तरंग गति होती है, तरंग गति यानी कि माध्यम में एक अव्यवस्था है। तरंग गति क्या है, किसी माध्यम में यानी अव्यवस्था है जो माध्यम के कणों का यानी कि स्थानांतरण किए बिना केवल माध्यम की यानी आवर्ती गति द्वारा पूर्ण ऊर्जा संवेग का संचरण करती है, वो क्या है, तरंग गति कहलाती है। अब तरंग गति की विशेषता, तरंग गति की विशेषता क्या है, तरंग गति यानी विक्षोभ या अव्यवस्था अपने मूल आकृति में एक निश्चित चाल से क्या आगे बढ़ता है। यह चाल माध्यम की यानी प्रत्यास्थता और उसके यानी घनत्व पर निर्भर करती है। तरंग गति में केवल तरंग ही, 2 नंबर टॉपिक है, तरंग गति में केवल तरंग ही आगे चलती हैं, जबकि माध्यम के कण केवल उसकी मध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तरंग गति में क्या होती है, तरंग ही आगे चलती है, जबकि यानी कि जो माध्यम के जो कण होते हैं वो यानी कि अपनी यानी कि मध्य स्थिति के दोनों ओर यानी कि इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। अब देखो 3 नंबर टॉपिक है, माध्यम के कणों के बीच एक नियमित कला परिवर्तन होता है। तो माध्यम में कोई भी कण अपने ठीक पीछे वाले कण के कंपन का प्रारंभ करता है, पीछे कण के कंपन का क्या करता है, प्रारंभ करता है। और जो तरंग का वेग उस वेग से यानी भिन्न होता है जिस वेग से माध्यम में कण के अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करते हैं। अर्थात उस तरंग का वेग है यानी कि उस कण से यानी कि भिन्न होता है जिस कण से यानी कि अपनी जो मध्य स्थिति कण है वो अपनी मध्य स्थिति के माध्यम है वो अपनी मध्य स्थिति के यानी कि दोनों ओर दोलन करते हैं। तो तरंग एक समान वेग से चलती है, जबकि कण का वेग क्या होता है, विभिन्न स्थितियों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और कण का वेग अपने माध्य स्थिति में अधिकतम और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। यानी कण का वेग है इस दिशा में यानी तरंग गति में कण का वेग है वो यानी अपनी माध्य स्थिति से क्या होता है, माध्य स्थिति पर तो यानी कि अधिकतम होता है, और यानी कि अधिकतम विस्थापन की जो स्थिति है वहाँ पर यानी कि उनका यानी कि तरंग गति का वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखो कंपन करने वाले माध्यम के कण का पूरे दोलन में परिणामी विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। मतलब तो कंपन कर रहा है कोई कण, यहाँ से यहाँ पर कंपन कर रहा है तो इसके यानी कि ये यहाँ से यानी ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यानी यहाँ पर आ गया शून्य, यानी इससे यानी कि कैंसिल हो गया, नीचे वाले से ऊपर वाले से कैंसिल हो गया। मतलब परिणामी जो विस्थापन है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो यांत्रिक तरंगों की गति के लिए माध्यम में जड़त्व तथा प्रत्यास्थता के गुणों का होना क्या है, आवश्यक है। किसी माध्यम यानी यांत्रिक तरंगे यानी कि उत्पन्न होने के लिए यानी माध्यम का क्या जड़त्व या प्रत्यास्थ का गुण होना जरूरी है माध्यम में। अब देखो अगला 7 नंबर टॉपिक है, तरंग गति में माध्यम में होकर केवल ऊर्जा ही यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचित होती है, माध्यम अपने स्थान पर ही बना रहता है। यानी कि तरंग गति में जो माध्यम है यानी कि वहाँ उससे यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि माध्यम है ना वो यानी कि वहीं के वही रहता है, जबकि वहाँ उससे ऊर्जा निकल कर चली जाती है। अब देखो तरंग की चाल, तरंग की चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। तो आवर्त चाल v बराबर क्या हो जाएगा, म्यू लेमडा। तो म्यू क्या बराबर क्या, 1/t। तो म्यू v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन टी, क्योंकि म्यू। अब देखो v बराबर क्या होगा, ओमेगा अपॉन के, तो 2 पाई म्यू अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई तो क्या हो गया, म्यू लेमडा हो गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखो आगे जहाँ के क्या है, यहाँ पर के का मान क्या है, 2 पाई/लेमडा यानी कोणीय तरंगों की संख्या है, के का मान कोणीय तरंगों की संख्या है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब तरंग यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती नहीं बदलती। ये आपको बता चुके हैं हम, यानी कि जब कोई कण है वो एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यानी तरंग की आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात वी बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा से, तो V1/V2 बराबर लेमडा 1/लेमडा 2।
इस फॉर्मूले से यानी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन यानी कि आने की पूरी संभावना रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट यानी कि फॉर्मूला है ये याद रख लेना इससे। अब देखो अगला टॉपिक आता है ना, परगामी तरंगे। परगामी तरंगे क्या होती हैं? परगामी तरंगे क्या होती है? परगामी तरंगे होती हैं जब तरंग लगातार एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर लगातार बढ़ते हुए आगे बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? परगामी तरंगे कहती हैं। परगामी तरंगों का उदाहरण हवा में संचरित करती हुई तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य परगामी तरंगे होती हैं। परगामी तरंग यानी कि हवा में संचरित कोई तरंग संचरित कर रही है तो यानी कि वो क्या होगी? अनुदैर्ध्य परगामी तरंग होगी। अब इसका इक्वेशन यानी डिनोट करते हैं तो y बराबर क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी पॉजिटिव यानी अक्ष दिशा में, और y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये क्या होगा? नेगेटिव अक्ष की दिशा में हो गया। तो y बराबर क्या हो गया? या ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर क्या हो गया? नेगेटिव यानी कि अक्ष की दिशा में आ गया। इसको समीकरण एक नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो अब देखो सेम साइन क्या है? ठीक है, यानी सेम साइन क्या? नेगेटिव अक्ष की दिशा में, और डिफरेंट साइन क्या है? पॉजिटिव अक्ष की दिशा में। तो y बराबर क्या आ गया? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं, अवकलन v बराबर क्या? डी वाई अपॉन डी टी के सापेक्ष, तो ओमेगा ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। तो v बराबर क्या आ गया? ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो कोई यहाँ से कोस थीटा का मान रख देते हैं। तो आ गया v बराबर क्या आ गया? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो v बराबर क्या आ गया? ओमेगा ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये समीकरण 1 से आ गया है, ये फॉर्मूला v का मान आ गया। अब देखो नोट देखते हैं। नोट में यदि y बराबर 0 है तो v का मान कितना हो जाएगा? y का मान 0 रख देते हैं, तो यानी v का मान हो जाएगा ओमेगा ए। तो यानी कि क्या होगा? v का अधिकतम मान होगा। v मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा ए, क्योंकि यानी कि y का मान क्या 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 हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यदि y बराबर a है तो यानी कि ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो v मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। v का मिनिमम का मान 0 आ जाएगा। अब देखो तरंग की तीव्रता यानी कि आई किसके समानुपातिक है? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर के। तो यानी आई वन अपॉन आई टू बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आ गया। अब देखो इन फॉर्मूले से यानी कि इन जो 3-4 फॉर्मूले इनसे क्वेश्चन आने वाले, ये यानी कि फॉर्मूला भी क्या है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये आई वन अपॉन आई टू प्लस क्या क्या एफ वन अपॉन एफ टू का स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। एफ वन और एफ टू का मान दे दिया, आई वन का मान दे दिया, आई टू का मान आपसे पूछ लिया। कोई भी 3 राशियों को मान दे के यानी एक राशि का मान पूछ सकता है। अब देखो तीव्रता तथा स्रोत से दूरी में संबंध। तीव्रता और स्रोत से दूरी क्या है? आर है, तो उसमें संबंध यानी कि आई किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर के। यानी कि यह नियम तभी लागू होता है जब माध्यम में ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण नहीं होता है। यह नियम तभी ना लागू होता है। अच्छा तरंग में दाब परिवर्तन, यदि तरंग अनुदैर्ध्य है तभी तरंग संचरण में माध्यम में यानी क्या होता है? दाब में परिवर्तन होता है। तो दाब पी यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? पी मैक्स अपॉन 2 रो वी आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी पी क्या है यहाँ पर? अधिकतम दाब परिवर्तन है, रो क्या है? माध्यम का घनत्व है, और वी क्या? तरंग का वेग है। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है तरंग गति की वो समाप्त होती है। तरंग गति की जो क्लास है वो समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमको बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप क्योंकि जिससे यानी कि आपको हम यानी कि वीडियो अपलोड करते हैं आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मिलते हैं एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद। नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।